राम और मोहन दोनों सगे भाई थे, पर माता पिता के मरने के बाद दोनों भाई में जमीन को लेकर बहस हो जाती है। मोहन, मैं बड़ा भाई हूँ और हमेशा से मैंने ही माँ और पापा की देखभाल करी थी। तेरी तो जब शादी हुई उसके बाद तूने काम धंधा शुरू किया, इसलिए जमीन पर ज्यादा हिस्सा मेरे हक में आएगा। भैया, मैं जानता हूँ आपने माता पिता के लिए बहुत किया है, पर अब भूलिए मत, जब माता पिता बीमार थे तब मैं ही खेती कर रहा था, और वैसे भी हम दोनों सगे भाई हैं। माता पिता के मरने से पहले हम दोनों के नाम बराबर की जायदाद की है। माँ पिता ने तो मेरे साथ बेईमानी की है, पर तुझे क्या लगता है कि मैं ये सब होने दूंगा? मैंने माँ के मरने से पहले वसीयत पर साइन करवा लिया था, इसलिए अब सारी जमीन मेरी है। बस घर के पास वाली वो एक छोटी सी जमीन तेरी है, तो उस 2 एकड़ की जमीन पर खेती करना तेरे लिए उतनी जमीन काफी रहेगी। भैया, ये तो बहुत गलत है। हमारे पास 10 एकड़ की जमीन है और उसमें सिर्फ 2 एकड़ ही मुझे मिला। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, तो तुझे बराबरी का हक चाहिए? तो फिर ठीक है, आज तक तेरे ऊपर और माता पिता के ऊपर मैंने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो सब तू मुझे चुका दे, और अपने हिस्से की 3 एकड़ की जमीन मुझसे आकर ले ले। मोहन अपने भाई जैसा तेज और शातिर नहीं था, इसलिए वे अपने भाई की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता, और राम बड़ी ही चालाकी से सारी जमीन हड़प लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन मोहन की बीवी सुमन मोहन से कहती है, मोहन जेठ जी तो बहुत तेज निकले। उन्होंने तो सिर्फ हमें 2 एकड़ की जमीन दी, और वे भी ऐसी जमीन है जिस पर खेती नहीं होती। अब हम क्या करेंगे? सुमन, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? पहले भी तो हम बिना भाई साहब की मदद लिए अपना पेट पाल रहे थे ना। मोहन के समझाने पर सुमन शांत हो जाती है। अगले दिन मोहन कड़ी मेहनत करने के लिए खेत में चला जाता है, और खेत में जाकर हल चलाता है। धूप काफी तेज थी। मोहन बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए कुछ देर वह चरपाई पर बैठकर आराम करने लगता है। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ती है। पेड़ के पत्ते चमक रहे थे। यह देखकर मोहन को बड़ा ही अजीब लगता है। अब तो शाम होने को है, धूप भी खत्म हो चुकी है, फिर आज पेड़ के पत्ते इतना चमक क्यों रहे? जरा देखता हूँ। मोहन खड़ा होकर पेड़ का एक पत्ता तोड़ देता है। अब जैसे ही मोहन उस पेड़ के पत्ते को तोड़ता है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, और उसके सामने एक छोटा सा अजीबोगरीब तरह का दिखने वाला आदमी सामने खड़ा होता है, जिसके कान और नाक काफी लंबे थे। अरे भाई साहब, कौन हो तुम? तुमने मुझे क्यों बुलाया? भाई साहब, तुम कौन हो? और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और तुम इतने छोटे क्यों हो? क्या तुम दूसरी दुनिया से आए हो? सही कहा, मैं तो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया था। बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उस पत्ते पर जाकर आराम करने लगा, पर तुमने मुझे उठा दिया। अब तुमने मुझे उठाया है तो मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। अब जब तक मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। पर मैं तुमसे क्या मांगू? मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। चलो, आखिर तुमने अपनी विश मुझे बता ही दी। तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं मांगना। अब मैं शाम को अपने घर जा पाऊंगा, पर उससे पहले कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। मोहन उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, और उस आदमी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पर जब सुमन अपने पति के साथ उस बूढ़े आदमी को देखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वे उस बूढ़े आदमी से डरने लगती है। मोहन जी, ये आप किसे उठा कर ले आए? कहीं ये कोई शैतान तो नहीं? अरे सुमन, डरो मत, ये कोई शैतान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया हमारी तरह छोटा सा इंसान है। अच्छा भाई साहब, तुम्हें भूख लगी थी ना, तुम्हें जो खाना है तुम खा लो। मोहन उस छोटे से आदमी को खाने को देता है। वे आदमी तो बोना था, पर उसका खाना बहुत ज्यादा था। यह देखकर सुमन काफी हैरान थी, और खाने के बाद बोना आदमी कुछ गोलियां निकाल कर खाने लगता है। उस दाल गोलियों को देख मोहन उससे कहता है, खाना खाने के बाद क्या तुम्हें एसिडिटी हो जाती है जो तुम ये हाजमोला खा रहे हो? ये हाजमोला नहीं, लाल आलू है। हमारी दुनिया में खाना खाने के बाद इन लाल आलूओं को खाया जाता है। वैसे तुम्हारी दुनिया में तो लाल आलू की खेती की जाती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, करी तो जाती है, पर हमारे पास 2 एकड़ की जमीन है, और उस पर हम आलू की खेती नहीं कर सकते। पर वो क्यों? अब क्या बताऊं, एक तरह से उस जमीन को बंजर ही समझ लो। उस पर तो अभी हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो ये लाल आलू तुम रख लो और इसे अपने खेतों में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारे खेत में हमेशा आलू की पैदावार होती रहेगी। तुम्हें कभी भी खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो तुम जानते हो कैसे अमीर बनना है इन जादुई आलू की मदद से।
बोना आदमी वो लाल गोलियां मोहन को देकर चला जाता है। मोहन और सुमन को उस बोने आदमी की बात पर विश्वास नहीं होता, पर फिर भी मोहन लाल गोलियों को खेत में डाल आता है। और अगली सुबह जब अपनी बीवी के साथ खेत पर जाता है तो वह देखता है कि सच में उसके खेत में लाल आलू की खेती हो रखी है। मोहन जी, उस बोने आदमी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी खेती कितनी अच्छी हुई है। जहाँ इस साल सबकी खेती बर्बाद हुई, वहाँ हमारी खेती आबाद हुई। अब हमें इस आलू को जल्दी से जल्दी बेचना चाहिए ताकि हम इस साल के लिए पैसे जोड़ सके। जादुई आलू को देखकर सुमन और मोहन की खुशी दो गुनी हो जाती है। वो दोनों सारे आलू लेकर मार्केट में बेच देते हैं। अब अगली सुबह एक बार फिर जब मोहन सुमन के साथ अपने खेत पर आता है तो वह देखता है कि आज भी उसके खेत में अच्छी खासी आलू की खेती हो रखी है। सुमन, वो बौना आदमी हमारे लिए एक फरिश्ता निकला। उसने बिना कुछ मांगे ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब ये जीवन भर लाल आलू की खेती हमारे खेत में रहेगी और इससे हम अपना जीवन यापन करेंगे। सही कहा आपने। अब हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के एहसान की। हाँ सुमन, अब हम कभी भी बड़े भाई से मदद नहीं मांगेंगे। वैसे भी हर बार वो हमें धोखा ही देते हैं। अब हम अपनी 2 एकड़ की जमीन पर ही अपने लाल जादुई आलू की मदद से अपना घर चलाएंगे और सबको दिखा देंगे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जादुई लाल आलू की खेती की मदद से अब मोहन को भी खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती और हमेशा उनके खेत में आलू की खेती अपने आप ही होती है, जिससे मोहन अपने घर का गुजारा काफी अच्छे से चलाता है और समय के साथ अमीर हो जाता है। रिमा रसोई में बर्तन धो रही थी तो वहीं उसकी देवरानी नैना हर वक्त काम चोरी किया करती। नैना घर के काम से बचने के लिए तेल लेकर अपनी सास के बालों में टीवी देखते देखते चंपी करने लगती है, तो वहीं बेचारी रिद्धि माँ अकेले ही घर का काम किया करती। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में जब से हम शादी करके आए हैं। अरे सारा घर का काम अकेले हमें ही करने पड़ता है। ऊपर से हमारी ये जो देवरानी है ये तो काम चोरी करने का भी एक मौका नहीं छोड़ती। ऊपर से दोनों सास बहू मिलकर टीवी देखती रहती हैं और हमारा समय आता है टीवी देखने का तब ये लोग टीवी ही बंद कर देते हैं। तब इन लोगों को बिजली का बिल याद आने लगता है। जिंदगी तो बर्बाद हो गई हमारी। कभी कभी तो मन करता है कि हमारी पति जब शाम को घर आए तो बेलन से उनकी खोपड़ी ही तोड़ दे। रिद्धिमा बड़बड़ा रही थी। इसी बीच उसकी सास रिद्धिमा से बोलती है, अरे रिद्धिमा बहू, जरा मेरे और नैना के लिए चाय बना दे। टीवी देखते देखते थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है, इसीलिए थोड़ी चाय बना दे। हाँ, बेचारी रिद्धिमा बिना कुछ कहे चाय बनाकर अपनी सास और देवरानी के लिए ले जाती है। तभी टीवी में रिद्धिमा का फेवरेट गाना आता है। वो गाना देखकर रिद्धिमा टीवी को ही देखने लगती है। तभी उसकी देवरानी नैना अपनी जेठानी को ताना मारते हुए उससे कहती है, अरे दीदी, अब टीवी को टकाटक देखती रहोगी क्या? ये मत भूलो कि ये टीवी मैं लेकर आई थी दहेज में, इसीलिए इस टीवी पे ज्यादा अधिकार मेरा है। और हाँ, जाकर काम करो अपना। हाँ हाँ, हम तो नौकर हैं ही इस घर में। सारा दिन घर का काम करते रहते हैं हम। आधे घंटे बाद हमारा टीवी सीरियल आने वाला है। अगर उस समय आप दोनों में से किसी ने भी हमें टीवी देखने नहीं दिया ना तो देख लेना, हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप दोनों अपने अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेना। अगर ये टीवी आप दहेज में लेकर आई हैं, तो हम भी कोई फ्री की नौकरानी नहीं है। इस घर में अगर आप हमें टीवी देखने देंगे तो ही हम घर का काम करेंगे, वरना आप अपना काम देख लीजिए। इतना बोलकर रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। तभी नैना अपनी सास के कान भरते हुए उससे बोलती है, देख लिया माँ जी आपने, आपकी बड़ी बहू ने इतना बड़ा ताना देकर चली गई हमें। आप तो कुछ बोलती नहीं है, आपके सामने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे तू ये सब छोड़, टीवी में देख, अक्षय कुमार और जूही चावला के सुहाग रात का गाना आएगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुमसे ये शालू। इस बुढ़िया को सुहाग रात का सीन देखना है। अरे असली फिल्म तो हमारे घर में चलती रहती है, लेकिन फिर भी इस बुढ़िया को बुढ़ापे में रोमांटिक होना है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रिद्धिमा अपना काम खत्म करके टीवी देखने के लिए आती है, लेकिन टीवी का रिमोट ना सास उसे देती है ना उसकी देवरानी, और इससे रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और घर का सारा काम छोड़ देती है। इसके बाद घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं।
तभी मनोज अपनी पत्नी रिधिमा से बोलता है। क्या बात है रिधिमा, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं आजकल। घर में सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे अपनी बात बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हमारी दिक्कत परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। अरे हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने शादी में कोई दहेज नहीं दिया, इसीलिए तो हम इतना सुनते हैं। अगर आज हमारे माँ बाप ने या फिर आपने हमें एक टीवी खरीद के दिया होता तो हमें ना अपनी देवरानी की इतनी नहीं सुननी पड़ती। घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद आधा घंटा टीवी देखने के लिए आ जाए ना तो माँ जी हमें टीवी देखने नहीं देती और ना ही देवरानी। सारा समय तो हमारा रसोई में निकल जाता है, खुद को हम कब टाइम देंगे? हाँ अच्छा, तो दिक्कत टीवी की है। चलो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कल ही टीवी रसोई में लगवा देता हूँ। वो तुम्हारा पर्सनल टीवी रहेगा। अब तुम्हारा जब दिल करे तुम तब टीवी देखना, जब दिल करे तब तुम आराम कर लेना। मनोज रिधिमा से बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए वो रसोई में एक टीवी लगवा देता है। ये देखकर नैना को बहुत जलन होती है। अच्छा, असली पिक्चर तो यहाँ लगी है। यहाँ प्यार की रास लीला चल रही है। अपनी बीबी के लिए रसोई में टीवी लगवाया जा रहा है। कोई नहीं भाई साहब, चिंता मत करो। जेठानी जी को पूरे परिवार की नजरों में गिरा ना दिया ना तो मेरा नाम भी नैना नहीं, जिंदगी भर याद रखोगे आप किससे पंगा लिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिधिमा अब बिना कुछ कहे घर का सारा काम समय से करती, साथ ही वो अपने घर के कामकाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ती, जिससे पूरा घर हमेशा उससे खुश रहा करता। ऐसे ही एक दिन रिधिमा पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। साथ ही साथ काम करने के दौरान वो रसोई में टीवी ऑन नहीं किया करती। ये सब देखकर उसकी सास नैना से उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलती है। वैसे कुछ भी कहो नैना बहू, रिधिमा बहू है तो लाखों में एक। अरे रसोई में टीवी लगने के बाद वो खाना बनाने के दौरान टीवी नहीं चलाती, वरना दूसरी बहू तो इस बात का गलत फायदा उठाती है। तभी तो खाने में हमेशा स्वाद रहता है, कभी कोई कमी नहीं छोड़ती रिधिमा बहू। बहुत अच्छी बहू है ये तो। बस सासू माँ, कुछ दिन और रुक जाइए। ये सब ना 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो जेठानी जी को सबकी नजर में गिरा दूंगी, टीवी भी रसोई से निकलवा दूंगी। ऐसे ही अब रिधिमा खाना बनाकर अपने कमरे में साफ सफाई करने के लिए आ जाती है। इस बीच मौका देखकर नैना रिधिमा द्वारा बनाए गए खाना खराब कर देती है। जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं, उनको खाना बहुत बेकार लगता है। किसी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्च ज्यादा। ये सब देखकर उसकी सास रिधिमा से बोलती है। अरे ये सब क्या है रिधिमा बहू, कुछ दिन तो तूने अपने अच्छे काम से हम सबका दिल जीत लिया, अब अचानक से क्या हो गया है? जब से टीवी लगा है रसोई में तब से तेरा काम में मन नहीं लग रहा है? अरे इतना ज्यादा नमक डालता है क्या कोई दाल में? माफ कीजिएगा माँ जी, लगता है हमसे ज्यादा नमक डल गया, बाकी आगे से हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। अरे जेठानी जी, आपका ध्यान तो टीवी में लगा रहता है ना, खाना कहाँ से बनेगा? टीवी देखते देखते आप खाना बनाती हैं, गड़बड़ तो होगी ना। देवरानी जी, अगर हमारे मामले में ना ही बोले ना तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप खुद तो घर का कोई काम करती हैं नहीं। उसके बाद आपको किसने आज के अधिकार दे दिया कि हमारे मामले में बोलेंगे? माँ जी है हमें अच्छे बुरा बोलने के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है बीच में घुसने की। हाँ नैना बहू, तू छोटी है, छोटी बनकर रह, बड़ी बनने के लिए किसी ने नहीं कहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, सारा दिन तो तू टीवी देखती है, कम से कम ये नहीं कि रिधिमा बहू की थोड़ी सी मदद कर दे। दोनों ओर से नैना को फटकार लग जाती है। नैना का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। नैना अब मन ही मन अपनी जेठानी रिधिमा से नफरत करने लगती है। उसे जेठ और जेठानी का प्यार देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी भी तरह से रसोई से टीवी निकलवाना चाहती थी। ऐसे ही अब जब भी रिधिमा खाना बनाकर बाहर आती, ना उसे खाने को पूरी तरह से बिगाड़ दिया करती। धीरे धीरे मनोज और रिधिमा के बीच आए दिन लड़ाई हुआ करती। ऐसे ही एक दिन नैना फिर से रसोई में जाकर खाना बिगाड़ रही थी। इसी बीच उसकी सास आ जाती है और वो नैना की इस हरकत को देख लेती है। तभी उसकी सास गुस्सा करते हुए नैना से बोलती है। अच्छा, तो वो तू है जिस वजह से मेरे घर में शांति भंग हो गई। तूने ही आग लगाई है ना मेरे बेटे और बहू के बीच। तेरी वजह से ही आज मेरी बड़ी बहू और मेरे बेटे में लड़ाई हो रही है। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहू कहते हुए। आज तक बड़ी बहू ने तुझे घर के किसी काम काज को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अकेले ही सारा काम करती रही, लेकिन तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये कभी नहीं सोचा था हमने। माँ जी मुझे माफ कर दो,
मुझसे गलती हो गई, मैं बस जलन में आ गई थी और जलन में मैंने ऐसी हरकत की। आज मुझे खुद अपनी हरकत पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। बस ये बात दीदी और भाई साहब को मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर सच में तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो आज से खुद को सुधारने की कोशिश कर और बड़ी बहू के साथ मिलकर घर का सारा काम कर और उससे माफी मांग। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। इसके बाद अब नैना अपनी जेठानी के साथ मिलकर उसके हर छोटे बड़े कामकाज में हाथ बटाया करती। धीरे धीरे दोनों देवरानी और जेठानी के बीच प्यार भी बढ़ने लगता। शिल्पा शर्मा निवास की नई बहू थी। उसे ससुराल में आए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि वो अपने पति विकास से बोलती है, वैसे मेरे सास ससुर तो है नहीं, फिर ये पूरा घर किसके नाम है? अरे माँ बाबूजी के जाने के बाद भैया भाभी ने ही मुझे एक बेटे के जैसे प्यार दिया। खुद अनपढ़ हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये पूरी प्रॉपर्टी उनके ही नाम है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माँ बाबूजी चले गए थे। तब से लेकर अब तक भैया भाभी ने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका ये एहसान मैं कभी चुका भी पाऊंगा कि नहीं। तुम्हारा क्या हिस्सा है इस घर में? अरे मुझे क्या हिस्सा चाहिए? भैया भाभी ने बहुत किया है मेरे लिए, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें पता है भैया भाभी की कितनी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी खुद की कोई संतान नहीं की, क्योंकि वो मुझे ही अपना बेटा मानते हैं और बेटे जैसा प्यार किया उन्होंने मुझे। ये तो भैया भाभी का गुलाम है, बस उनके ही गुणगान गा रहा है। अरे इनको अपने वश में नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी शिल्पा नहीं। क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं, समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिश्ता तुम्हारा अपना है और कौन सा पराया। शिल्पा की जेठानी कविता बहुत सीधी सादी थी। वो अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा से पूरी फैमिली को जोड़कर रखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन कविता का पति मोहन कविता से बोलता है, अरे कविता, सारा दिन घर का काम करती रहती हो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। अपनी देवरानी से भी करवा लिया करो। मैं तो देखता हूँ कि वो या तो फोन में लगी रहती है या फिर टीवी देखती रहती है। अरे तुम घर की बड़ी हो, थोड़ी उसकी आदत बनाओ कि वो घर का काम करे। अरे रहने दीजिए ना, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी। शिल्पा को भी घर में आए हुए कितने ही दिन हुए, मुश्किल से 2-3 महीने। थोड़ा घुल मिल जाएगी अच्छे से, तब काम कर लेगी। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। औरतों के मामलों में ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। और क्या, औरतों के मामले में बोलना नहीं चाहिए आपको। वैसे भी शिल्पा मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह है, क्योंकि मैंने विकास को अपना बेटा माना है। इस नाते से तो वो मेरी बेटी हुई ना, और अपनी बेटी को थोड़ा सा आराम करने के लिए दे भी दूं तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कविता के कमरे में जाती है। कमरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो मन ही मन खुद से कहती है, अरे बाप रे, इसका कमरा तो हमारे कमरे से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर है। हमें तो एक काल कोठरी दे दी इन्होंने। ऊपर से मेरा ये निकम्मा पति, इसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता। गधे की तरह 4 रोटी दे दो, खा लेगा और बात खत्म। शिल्पा बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो अजीब सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तभी विकास उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या मुझसे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सच बताऊं तो इस छोटे से कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो या तो इस कमरे को तोड़ के रिपेयर करके बड़ा बना दो, या फिर तुम्हारी भाभी का जो कमरा है ना बड़ा वाला, वो कमरा मुझे दिलवा दो। अरे वो कमरा तो भैया भाभी का है। भैया भाभी बहुत समय से रह रहे हैं उस कमरे में, और दिक्कत क्या है? कुछ दिनों तक तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक से क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो वही कमरा चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। अगर मुझे वो कमरा नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले ही रहना इस कमरे के अंदर। कविता शिल्पा और विकास की पूरी बातें सुन लेती है। तभी कविता अंदर आती है और कहती है, अरे विकास, मैं क्या कह रही थी, तुम दोनों के कमरे में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरा ये जो बड़ा वाला कमरा है वो कमरा तुम ले लो, और इस छोटे वाले कमरे में मैं और तुम्हारे भैया शिफ्ट हो जाएंगे। शिल्पा की नई नई शादी हुई है, जो सामान लेकर आई है वो सामान इस छोटे से रूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ अरे नहीं भाभी, हम एडजस्ट कर लेंगे। विकास, तुम मेरी बात को मना करो, जितना बोलो उतना कर लो। कविता के कहने पर विकास और शिल्पा दोनों बड़े रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब शिल्पा पूरे घर को अपने नाम करने के फिराक में होती है। कमरे को तो हथिया लिया मैंने, अब इस पूरे घर को अपना बनाना है।
जब हम एक ही घर की दो बहुएं हैं तो इस प्रॉपर्टी पे अकेले जेठानी जी का हिस्सा क्यों, मेरा क्यों नहीं? अब तो किसी तरह से भी इस पूरे घर को अपना बनाना है। उसके बाद जेठ और जेठानी को लात मार के इस घर से निकालना है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपने पति विकास से बोलती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, आजकल का जो टाइम है ना वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि दिमाग से काम लो और अपने बारे में सोचो। कब तक भैया भाभी की गुलामी करते रहोगे? अरे तुम्हारे माँ बाप ने जैसे तुम्हारे भैया को पैदा किया है वैसे ही तुम्हें भी किया है, तो इस प्रॉपर्टी में तुम दोनों का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये पूरा घर तो तुम्हारे भैया भाभी के नाम है। मेरी मानो तो उनसे बंटवारा करने के लिए कह दो, अलग अलग हिस्सा हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो? अरे हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और बंटवारा करने की क्या नौबत आ गई? भैया भाभी ने कभी तुमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया, और तुम हो कि इतनी छोटी और गिरी हुई बातें कर रही हो। गिरी हुई बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी गिरी हुई सोच से ना मेरी बात को गलत साबित कर रहे हो तुम। और वैसे भी मेरा भी तो फ्यूचर है ना आगे जाके। अरे कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि बेटा तुम्हारे बाप ने दिन भर भैया भाभी की गुलामी की और हमारे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा एक गुलाम है और हम एक गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कल को तुम्हारे भैया भाभी में और तुम में कोई बात हो जाती है तो वो तुम्हें लात मार के इस घर से निकाल देंगे। अरे आजकल के टाइम में ना इंसान का मन कब डोल जाता है ना ये पैसे और प्रॉपर्टी देखकर। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए दिल से फैसला मत लो, दिमाग का इस्तेमाल करो। विकास को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपने मायके गई थी और मायके से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। कुछ दिनों तक शिल्पा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है। कुछ दिनों के बाद जब शिल्पा घर आती है तो वो देखती है कि कविता शिल्पा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, उसकी बहुत सेवा पानी कर रही है। ऐसे ही एक दिन विकास शिल्पा से बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम गलत थी? ये होता है परिवार। परिवार में हम सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि परिवार बुरे वक्त में हमेशा अपने अपनों के साथ खड़ा होता है। अगर मान लो आज हम दोनों के पास खूब सारा पैसा और खूब सारी प्रॉपर्टी होती और हमारा कोई परिवार नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में कौन तुम्हारी ऐसी सेवा पानी करता? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। दीदी के प्यार को मैं कभी नहीं पहचान पाई, हमेशा उनको जेठानी की तरह ही देखती थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो जेठानी नहीं बल्कि माँ है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी इस परिवार को तोड़ने या फिर घर का बंटवारा करने की बात नहीं करूंगी। इससे शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दिल दिमाग से बंटवारे करने का ख्याल निकाल देती है। और अब कुछ दिनों बाद शिल्पा में भी धीरे धीरे ठीक होने के आसार शुरू हो जाते हैं। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने परिवार को एक साथ आगे लेकर चलती है।